नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। खटिया की लूट लगातार जारी है। तस्वीरें लगातार अब किसी को चौंकाती नहीं, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं किसान खटिया लूट ले तो फिर वो लूट। और दूसरी तरफ विजय माल्या जो लूट कर चले जाएं तो डिफॉल्टर, और अब डिफॉल्टर ने कहा है कि दरअसल हमें पासपोर्ट चाहिए तभी हम भारत आ पाएंगे। राजनाथ सिंह ने कहा है 2015 के मुकाबले घुसपैठ बढ़ गई है। घुसपैठ का मतलब पाकिस्तानी सीमा के तरफ से आतंकवादियों की घुसपैठ। और संदीप कुमार जो दिल्ली सरकार में केजरीवाल सरकार के मंत्री हुआ करते थे, 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है सेक्स सीडी कांड को लेकर। लेकिन दस्तक में बात आज इन तीनों की नहीं होगी। दस्तक में बात आज राजनीति का डम डम डिगा डिगा जरा देखने की कोशिश की जाए, क्योंकि जिस लिहाज से राजनीति चल पड़ी है, जिस तरीके से सियासत हो रही है, उसमें क्या वाकई हर कोई अपने अपने तरीके से डमरू बजाता है। और डमरू बजा के पता नहीं कौन जनता नाचे, वोटर को नचाना चाहे या फिर खुद राजनीतिक मिजाज में कार्यकर्ता नाचने लगे, हो जो भी, लेकिन नजारा हर जगह कुछ ऐसा हो चला है। लिए चलते हैं आपको अयोध्या। हनुमान चालीसा एक छोटा ग्रंथ है, उसमें लिखा कि राम दुआरे तुम रखवारे, होते आज्ञा बिन पैठारे। राम, भगवान राम का जो दरवाजा है, भगवान का द्वार है, और जो ये राम कोट एरिया उसका मुख्य द्वार है, ये हनुमान जी स्थापित है। भगवान हनुमान जी जब लंका से भगवान के साथ आए थे तो यही रह गए थे। उनकी जो नित्य निवास जो जगह दी गई थी वो ये जगह हनुमानगढ़ी है। इसलिए यहाँ जो भी प्रवेश करता है तो अच्छे काम में प्रवेश करना हो या कहीं भी कुछ की फतेह करना हो तो वह यहाँ पहले मत्था टेकता तो वो सफलता को प्राप्त होता है, और लोग इसीलिए लोग आते हैं और लोगों का मनोकामना पूरा होता है। तो बाबरी कांड के बाद नेहरू गांधी के वंशज के तौर पर पहली बार कोई अयोध्या पहुंचा तो वो राहुल गांधी हैं। लेकिन जिस हनुमानगढ़ी में राहुल गांधी आशीर्वाद लेने पहुंचे, वहां तो राहुल से पहले 70 के दशक में इंदिरा गांधी और संजय गांधी, तो 80 के दशक में राजीव गांधी भी पहुंच चुके हैं। सबसे पहले आई थी इंदिरा जी, जब वो मिसा में उस समय उनका गड़बड़ सब हो गया था। उन्होंने सुबह सुबह हनुमान जी की आरती में आके शामिल हुए थे, और जब गुरु जी महंत जी उनको लेके आए थे, और वो फिर जब उन्होंने इसके बाद एक सफलता मिला, अपने आप में प्रमाण है। उसके बाद उनके दोनों पुत्र आए, जो राजीव गांधी जी और संजय जी आए दोनों। उसके बाद एक मरतबा और इधर से ही वो ये राजीव गांधी जी रोड शो करते हुए गए थे, बहुत भीड़, पूरा पब्लिक भर गई थी। और उसके बाद अब राहुल जी आ रहे हैं, उन्हीं के खानदान में उन्हीं के सुपुत्र हैं। लेकिन पहली बार राहुल गांधी पहुंचे तो दो ही सवाल हर जहन में उठे। ये कांग्रेस का सॉफ्ट हिंदुत्व है या फिर जीत की मनोकामना पाले हुए भक्त राहुल की अयोध्या यात्रा। तो क्या अयोध्या में वाकई राहुल की जीत का मंत्र निकलेगा, या फिर कांग्रेस मनमोहन सिंह के दौर में जिस मुस्लिम तुष्टीकरण में जा फंसी थी, उसे पहली बार एहसास हो रहा है कि सॉफ्ट हिंदुत्व ही वो मंत्र है जो बीजेपी के राजनीतिक विस्तार को रोक सकता है। क्योंकि राम मंदिर आंदोलन ने अगर बीजेपी को सत्ता दिलाई, संघ का विस्तार किया, विश्व हिंदू परिषद को पहचान दी, तो कांग्रेस समूचे अयोध्या आंदोलन में खलनायक के तौर पर ही नजर क्यों आई। जबकि अयोध्या के भीतर अब ये सवाल हर कोई उठाने लगा है कि राम मंदिर को भी सियासी बिसात पर प्यादा बना दिया गया। विष्णु प्रसाद ही तो उसमें असली बाधक है राम मंदिर का। विष्णु प्रसाद बीएचपी के लोग ही उसके असली बाधक है, जो राम मंदिर बनने नहीं पा रही है। उनका दुकानदारी जो चल रही है वो तो इसी बल पर है। वो तो जब बन जाएगा तो उनका दुकानदारी बंद हो जाएगा, और दोनों तरफ से हिंदू मुस्लिम दोनों तरफ जो कट्टरपंथी हैं सब अपना अपना धंधा चला रहे हैं। कोई मंदिर मस्जिद का सॉल्व नहीं करना चाहते। तो क्या वाकई राहुल गांधी हिंदुत्व की उस डोर को थाम सकते हैं जिसे कभी इंदिरा गांधी ने पकड़ा, और हिंदुत्व को राष्ट्रवाद से जोड़कर संघ के राजनीतिक संगठन जनसंघ को सत्ता से दूर रखा। लेकिन इंदिरा गांधी की राजनीतिक समझ से क्यों कोसों दूर है राहुल गांधी, समझना यह भी जरूरी है। जिक्र अयोध्या का होगा, जिक्र राम मंदिर आंदोलन का होगा, तो आपको ढोल नगाड़ों की आवाज सुनाई देगी, डम डम डिगा डिगा। क्या उस दिशा में राजनीति जा सकती है? उत्तर प्रदेश में बिसात बिछ रही है। लेकिन दरअसल जिक्र हमने जब सॉफ्ट हिंदुत्व का किया और राहुल गांधी का किया है, मौजूदा वक्त में कांग्रेस का किया है,
तो आज अतीत के पन्नों को पलट के जरा समझने की कोशिश कीजिए कि क्यों मौजूदा वक्त में कांग्रेस सबसे कमजोर है। इंदिरा की हिंदुत्व को लेकर समझ और राजीव गांधी का अयोध्या आंदोलन में सेंध लगाने की समझ में राहुल गांधी कैसे कहां टिकेंगे, क्योंकि राहुल गांधी की कांग्रेस वोट बैंक में उलझी है। लेकिन इंदिरा गांधी ने 1970 में संघ के दायरे में एकनाथ रानाडे को तब अपने साथ लिया जब संघ के कहने पर स्वामी विवेकानंद शिला स्मारक का कार्य पूरा हुआ। तो इंदिरा गांधी ने बेहद महीन राजनीति से रानाडे को स्वामी विवेकानंद के नाम पर भारत को दुनिया का केंद्र बनाने के लिए इस पर सहमति ले ली कि स्वामी विवेकानंद को हिंदू संत की जगह भारतीय संत कहा जाए। रानाडे ने सहमति जता दी और यह संघ परिवार के लिए झटका था और असर इसी का हुआ कि 1971 की आरएसएस की प्रतिनिधि सभा में विवेकानंद शिला स्मारक की रिपोर्ट एकनाथ रानाडे ने नहीं रखी। तो पहली बार इंदिरा गांधी ने संघ की उस ताकत में सेंध लगाई जिसे मौजूदा वक्त में कांग्रेस के धुरंधर समझ पाने में नाकाम है। यानी 1926 में महज 12 बरस की उम्र में जो एकनाथ रानाडे आरएसएस के साथ जुड़ गए, जिन्होंने 1948 में संघ पर लगे प्रतिबंध के दौर में गुरु गोलवलकर के जेल में रहने पर सरदार पटेल के साथ मिलकर तमाम समझौते किए, बाला साहेब देवरस और पीबी दाणी के साथ मिलकर आरएसएस का संविधान लिखा, जिसके बाद संघ पर से प्रतिबंध उठा, उस एकनाथ रानाडे को अपनी राजनीति से इंदिरा गांधी ने साधा। लेकिन इंदिरा के बाद कांग्रेस इस राजनीति को समझ नहीं पाई। तो गोलवलकर के बाद देवरस ने रानाडे को बेंगलोर में संघ की सभा में हाथ पकड़कर साथ बैठाया और उसके बाद विवेकानंद केंद्र पर रिपोर्ट देने का सिलसिला संघ में शुरू हुआ और रानाडे के शताब्दी वर्ष 9 नवंबर 2014 को दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंच गए। समस्या के समाधान के रास्ते खोजे जाए, इसमें अहम भूमिका एकनाथ जी रानाडे ने निभाई थी। तो सोनिया या राहुल ही नहीं बल्कि इंदिरा गांधी के बाद कांग्रेस के पुराने धुरंधर भी इस सच को नहीं समझ पाए कि हिंदुत्व के नाम पर कैसे बीजेपी ने सब कुछ समेटा और कांग्रेस की हथेली खाली रह गई। क्योंकि याद कीजिए, इंदिरा ने इमरजेंसी के दौर में जेपी के पीछे खड़े संघ की ताकत को समझ लिया था। इसीलिए 1980 में सत्ता में आते ही विदर्भ जाकर विनोबा भावे के पैर छुए, अयोध्या आंदोलन में विश्व हिंदू परिषद का राजनीतिकरण भी कर दिया, जिससे संघ के भीतर टकराव भी पैदा हुआ। इंदिरा गांधी के बाद काफी हद तक राजीव गांधी ने भी एक साथ दो तरफा सियासी बिसात बिछाई। एक तरफ सैम पेत्रोदा के जरिए तकनीकी आधुनिकीकरण, तो दूसरी तरफ शहबानो मामला, अयोध्या में शीला पूजन और नॉर्थ ईस्ट में मिशनरी के जरिए बहुकेंद्रीय सांप्रदायिकता का खेल खेला। लेकिन अब ध्यान दें तो मौजूदा कांग्रेस में ना तो सोनिया गांधी हिंदू इथोस को समझ पाई है और ना ही राहुल गांधी कांग्रेस के नरम हिंदुत्व के रुख के कारणों को समझ पाए, क्योंकि कांग्रेस के भीतर भारतीय संस्कृति के उन सवालों को समझने वाला, सोनिया राहुल गांधी को समझाने वाला कोई है ही नहीं, जो बता पाए कि नेहरू ने पारसी दामाद होने के बावजूद इंदिरा गांधी को हिंदू रखकर भारत की सियासत के मर्म को कैसे समझ लिया, जो बता पाए कि इंदिरा गांधी ने ईसाई बहू होने के बावजूद राजीव गांधी को हिंदू रखकर भारत के हिंदू इथोस को कैसे समझा, और सोनिया राहुल के दौर में संघ परिवार को आतंक के कटघरे में खड़ा कर हिंदू शब्द पर ही सवालिया निशान लगाया गया। तो संकेत साफ है, हिंदू शब्द पर ही राजनीति बटेगी तो कांग्रेस की हथेली खाली ही रहेगी। इंतजार करना पड़ेगा। अयोध्या की चौखट पर राहुल गांधी पहुंचे हैं तो फिर उत्तर प्रदेश की सियासत में ये डम डम डिगा डिगा तो खूब होगा, हर राजनीतिक दल की तरफ से होगा। मुद्दों पर कहीं ना कहीं कुछ सिक्के उछाले जाएंगे, चितपट का खेल होगा। लेकिन दूसरी तरफ सिक्के ही भारतीय राजनीति के कहीं ठन गोपाल से आगे वाकई डम डम डिगा की स्थिति में क्यों ले आते हैं। हम आपको लिए चलते हैं मुंबई में बीएमसी मतलब क्या है उसका। यह है मुंबई महानगर पालिका का बजट, 37,000 करोड़ से ज्यादा। देश के कई राज्यों का भी इतना बजट नहीं होता और इस बजट पर कब्जे की लड़ाई में जीत के बाद शिवसेना की तूती बोलती है। और 5 महीने बाद बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं तो शिवसेना और बीजेपी राज्य की सत्ता में एक साथ होते हुए भी बीएमसी पर कब्जे के लिए टकराने लगी है। और सियासत के इस खेल में आज जैसे ही कॉमेडियन कपिल शर्मा ने
बीएमसी की घूसखोरी पर ट्वीट कर प्रधानमंत्री को ही निशाने पर यह कहते हुए लिया कि क्या यही अच्छे दिन, तो सियासत गर्म हो गई। जिन अधिकारियों ने उनसे पैसे की मांग की, उनके नाम यदि वो पुलिस को बताते, पुलिस में जाके शिकायत करते, तो ये देश पूरा भ्रष्टाचार मुक्त हमें सबको मिलके करना है, तो उस काम में एक सहयोग होता। पर उनसे रह गया, तो मैं कम से कम अब उनसे उम्मीद करता हूं कि वो आकर के पुलिस को नाम बताएं या पुलिस उनको बुला करके नाम पूछे। और सियासत कुछ ऐसी गर्म हुई कि बीजेपी विधायक बीएमसी के घूसखोर अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की बात करने लगे, तो सीएम देवेंद्र फडणवीस भी ईमानदारी का राग छेड़ कपिल के पक्ष में खड़े हो गए। और उसके बाद शिवसेना निकली तो उसने बीएमसी के भ्रष्टाचार पर लाल कारपेट बिछाकर कपिल शर्मा के अवैध निर्माण की पोल पट्टी ही खोलनी शुरू कर दी। आरोप झूठे हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन कपिल शर्मा ने अगर किया है तो ऐसे लोगों को गुंडा एक्ट लगाना चाहिए। इलीगल कंस्ट्रक्शन करने वाले जो लोग, अगर एक झोपड़पट्टी गरीब आदमी जब बनाता है उसके ऊपर गुंडा एक्ट लगता है, पुलिस सेक्शन लगाती है, अरेस्ट करती है उसको, तो यही सब कपिल शर्मा जैसे लोगों के ऊपर लगना चाहिए। इलीगल कंस्ट्रक्शन करने के लिए मुंबई को बदनाम करने वाले ये लोग हैं। और भाई धर्म निभाने के लिए एमएनएस ने तो कपिल शर्मा के कार्यक्रम को ही अवैध धंधा करार देते हुए आरोपों की झड़ी लगा दी। अभी कपिल शर्मा के जो शो है उसमें जो फॉरेनर्स इस्तेमाल होते हैं उनके पास वर्क वीजा नहीं होता, वो सारे लोग टूरिस्ट वीजा के ऊपर काम करते हैं। टूरिस्ट वीजा के ऊपर आप काम ढूंढ भी नहीं सकते। यहाँ पे कपिल शर्मा के शो पे काम हो रहा है। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ अभी गवर्नमेंट से, पुलिस प्रशासन से, मुख्यमंत्री जी से, क्या अभी आप कपिल शर्मा के ऊपर कार्रवाई करोगे या नहीं करोगे? यानी झटके में मुंबई नगरी एक ऐसे हमाम में बदलती दिखी जहां कौन सच्चा कौन झूठा, उससे कहीं आगे सियासत चल पड़ी और सवाल उठने लगे कि सेलिब्रिटी ने भ्रष्टाचार की नब्ज घूस देकर क्यों पकड़ी, सीएम अब क्यों जागे, जबकि बीएमसी को मुंबई हाईकोर्ट 2011 में ही सबसे भ्रष्ट संस्थान कह चुका है। आम जनता की बीएमसी दफ्तर में हर दिन भीड़ घूस देकर ही काम कराती है, तब सीएम क्यों नहीं जागते? बीएमसी का 352 करोड़ का सड़क घोटाला कोई कहां भूला है? और बीएमसी में बिना पैसे के इजाजत हासिल करना वाकई टेढ़ी खीर है, यह तो हर कोई जानता है। और सूत्र तो इतना तक कहते हैं कि अनाधिकारिक तौर पर एक रेट लिस्ट भी काम करती है, जिसमें 1 स्क्वायर फीट जमीन पर अवैध निर्माण की इजाजत के लिए 600 रुपए से 1200 रुपए प्रति स्क्वायर फीट रिश्वत देनी पड़ती है। यानी भ्रष्टाचार है, ये सब जानते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं, ये सच्चाई है। ऐसे में कपिल शर्मा के ट्वीट ने भ्रष्टाचार की धूल झाड़ी, या कपिल शर्मा ही बीएमसी की राजनीतिक बिसात पर मोहरा बन गए और अब इस मोहरे को हर खिलाड़ी अपने हिसाब से नचाएगा। वरना सच यह भी है कि मुंबई में 55,000 से ज्यादा बिल्डिंग गैर कानूनी है, लेकिन उन पर ना कभी बुलडोजर चला, ना किसी को कोई नोटिस भेजा गया, और ना ही घूस देने वाले ने कहा ये अच्छे दिन कहाँ आए। यकीनन एक डम डिगा डिगा तो सोशल मीडिया का भी है। ट्वीट कीजिए, उसके बाद हंगामा देखिए, इंतजार कीजिए क्या प्रधानमंत्री मोदी भी कोई ट्वीट करेंगे इसके बाद। लेकिन हमारे संवाददाता मुरेश पहुंचे मुंबई में एक ऐसी सड़क की एक ऐसी इमारत के सामने जो 13 मंजिल बन गई, लेकिन परमिशन किसी से नहीं। तस्वीरों में आप जो ये बिल्डिंग देख रहे हैं, ये 13 मंजिला बिल्डिंग एक जिंदा ऐसा उदाहरण है कि सरकार के नाक के नीचे कोई भी परमिशन ना होते हुए भी ये बिल्डिंग जो है आज बांद्रा पूर्व इलाके में खड़ी है। जी हाँ, ये एसआरए के अंडर बनी हुई बिल्डिंग है, स्लम रिहैबिलिटेशन के अंडर बनी हुई ये बिल्डिंग है, जिसको सरकार की तरफ से कोई भी परमिशन यानी सीसी सर्टिफिकेट भी नहीं मिला था, तब ये जाके बिल्डिंग जो है वो बनी है। ये एक जिंदा उदाहरण है कि सरकार के नाक के नीचे कैसे अवैध रीत्या मुंबई जैसे शहर में जो है वो बड़ी बड़ी ऐसी बिल्डिंगें बन रही है। जिस एसआरए की हम बात कर रहे हैं उस एसआरए का ऑफिस महज यहाँ से 10 मिनट की दूरी पे है। यहाँ के लोगों ने कई बार इस बिल्डिंग को लेकर शिकायत भी की है। यहाँ पे जो स्लम रिहैबिलिटेशन में रहने वाले लोग जो थे, जिनके घर है, इन लोगों ने भी यहाँ पे कई बार इस बिल्डिंग को लेके जो है वो यहाँ के पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की। कई सारी कंप्लेंट हुई और कहना चाहूँगा कि पुलिस स्टेशन जो है वो महज 5 मिनट की दूरी पे है। लेकिन इतनी सारी कंप्लेंट्स के बाद कई जाकर जो है वो इस बिल्डिंग के बिल्डर के ऊपर जो है वो एफआईआर दर्ज हुई है। तो बताना यही चाहते हैं कि मुंबई जैसे शहर में भी सरकार के नाक के नीचे ऐसी बिल्डिंगें बन रही है और सरकार को इसकी भनक भी नहीं लगती।
कैमरा पर्सन महेश मोरे के साथ मयूरेश गणपति, मुंबई, आज तक। ना कोई नोटिस, ना कोई परमिशन। जी, सियासत का डमडम डिगा। एक दूसरी स्थिति आपको दिखाते हैं। यह स्थिति थोड़ी हटकर है, लेकिन धड़कता है दिल जब इंजन दौड़ता है पटरियों पर। क्या होता है इंजन के भीतर, एक नया सच देखिए। एक तरफ रेल में हम बायो टॉयलेट की भी चर्चा करते हैं, तो दूसरी तरफ बुलेट ट्रेन को भी लाने का सपना देखते हैं। तो बुलेट ट्रेन जब चलेगी तब चलेगी, लेकिन जो रेलगाड़ियां चल रही हैं, जरा उस रेलगाड़ी के खींचने वाले इंजन का ही हाल देख लीजिए। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है। जी, वास्तव में चलना सिखा रही है, वरना इस नजारे को देखकर कौन कहेगा कि रेल सरपट भागी जा रही है। बारिश का पानी कहीं शीशे से अंदर आ रहा है, तो कहीं टपकती छतें इंजन ड्राइवर को परेशान किए हुए हैं। और ये हाल रायपुर बिलासपुर रेल मंडल के 70 से ज्यादा इंजनों का है। तो जरा सोचिए, ड्राइवर को ट्रेन चलाते वक्त कभी छतरी लगानी पड़ती है, कभी रेनकोट पहनना पड़ता है। कई बार ड्राइवर शिकायत करते हैं कि इंजन के भीतर पानी आ गया तो खतरनाक होगा, ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त भी हो सकती है। लेकिन कोई नहीं सुनता, क्योंकि इंजन की आवाज के आगे कहां किसी की आवाज सुनाई देती है। हाँ, रेलवे के कानून से बंधे होने के चलते ड्राइवर बहुत कुछ खुलकर बोलते भी नहीं। भारतीय रेलवे में लिखा गया हम लोग नहीं बोल सकते, क्योंकि आप प्रिंट करेंगे और इंडियन रेलवे का रूल है कि हम लोग नहीं बता सकते। इस तरह से जान माल का सुरक्षा और संरक्षा को सुनिश्चित करना हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता है। मैं माननीय रेल मंत्री से उम्मीद रखता हूं कि वो इस परिस्थितियों को समझेंगे और इस पर कुछ सुधार लाएंगे। लेकिन रेलवे का दावा है मानसून से पहले तमाम इंजनों के मेंटेनेंस होती है। लेकिन फिर भी इंजन से पानी क्यों टपकता है, जवाब किसी के पास नहीं। विंडोज के थ्रू कभी कभी पानी आता है अंदर, तो ऐसी स्थिति बहुत ही रेयर है। और अगर किसी खास लोकोमोटिव में हुई है तो हम उसको दिखवा लेंगे। भारतीय ट्रेन पटरी पर तो है, लेकिन है भगवान भरोसे ही। चूंकि ड्राइवरों के अलावा किसी अन्य का इंजन में दाखिल होना मना है, लिहाजा हमें भी इस नियम का पालन करना होगा। लेकिन मुश्किल तो है, लेकिन इस मुश्किल के बीच कल हमने एक तस्वीर दिखाई थी सूरत की। अमित शाह थे, रैली हो रही थी, हंगामा मच गया था। और अब प्रधानमंत्री का जन्मदिन 17 सितंबर को है। नवसारी उन्हें जाना है और गुजरात सरकार की धड़कनें बढ़ी हुई है। सूरत की रैली की इन तस्वीरों ने गुजरात सरकार की नींद कुछ इस तरीके से उड़ा दी है कि उन्हें अभी से चिंता होने लगी है कि 17 सितंबर को जब प्रधानमंत्री मोदी नवसारी आएंगे तब क्या होगा। महत्वपूर्ण है कि 17 सितंबर प्रधानमंत्री का जन्मदिन है और उस दिन सूरत से 40 किलोमीटर दूर नवसारी में प्रधानमंत्री दिव्यांगों पर एक कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। लेकिन कल सूरत में जिस तरह रैली को पाटीदारों का बीजेपी के पक्ष में झुकने के सबसे बड़े शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा और माना जा रहा था, उस रैली के हंगामे ने यह सवाल तो खड़े कर ही दिए कि क्या मोदी के गुजरात मॉडल का अंत हो चला है, क्योंकि अब दिल्ली में कांग्रेस भी इसे गुजरात में बीजेपी की हार से जोड़ रही है। गुजरात की बात कर रहा हूं, जहां ये आक्रोश परिलक्षित हुआ। 2 मिनट तक बोल नहीं पाए अपने स्वयं होम स्टेट पे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष